हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण IAS PCS। ये 5 जून इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ पे जो भी न्यूज आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। हम इन न्यूज आर्टिकल्स के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो इनके समरी होते हैं और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस को देखते हैं जो आगे डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पेज का है। ये इंडिया नेपाल रिलेशन से रिलेटेड है। अभी जो नेपाल गवर्नमेंट है उसके उस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया में आए हुए हैं। सो ये न्यूज़ में है और इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि जब नेपाल में जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो हमारे रिलेशंस जो है कैसे चेंज होते हैं या फिर किस तरह से रहे हैं अभी तक। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में उन सब का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एडिटोरियल पेज से है। ये AI से रिलेटेड है, AI गवर्नेंस से रिलेटेड है। अभी हमारे यहाँ इंडिया इम्पैक्ट समिट हुआ था और आप न्यूज़ में देख रहे होंगे पोप लियो के द्वारा, जो कि कैथोलिक चर्च के पोप होते हैं, उनके द्वारा AI से रिलेटेड जो वार्निंग्स है, जो फ्यूचर में जो सिचुएशंस खड़े हो सकते हैं उसको लेकर के स्टेटमेंट दिया गया था। तो उसमें और हमारे जो समिट हुआ था हमारे यहाँ उसमें जो क्या सिमिलैरिटीज़ है और AI का गवर्नेंस किस तरह से होना चाहिए और AI क्यों ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए इस पूरी न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पेज का है। कल जो दिल्ली में आगजनी की घटना हुई थी उससे रिलेटेड है। इस न्यूज़ आर्टिकल में कुछ डेटा प्रोवाइड किया गया है और ये आगजनी जो है ज़्यादा सिटीज़ में और रेसिडेंशियल इलाके में क्यों होती है वो बताया गया है। और इस तरह की जब घटनाएं होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनमें क्या है, इस न्यूज़ आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एडिटोरियल पेज का है। ये 5 जून आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। सो अभी तक जो हमारा अप्रोच रहा है वो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस को लेकर के ज़्यादा रहा है और जो एडेप्टेशंस है उसको लेकर उतनी चर्चा नहीं होती है। बट हमें उस जो परसेप्शन है उससे शिफ्ट होना है, बिकॉज जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उससे ज़्यादा हो चुका है। सो ऑलरेडी टेम्परेचर राइज हो चुका है तो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन कम तो करना ही है, बट जो आने वाला समय है उसमें अडॉप्ट कैसे करना है वो इस न्यूज़ आर्टिकल में उसके रिलेटेड डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एडिटोरियल पेज से ही है। अभी जो हाल के दिनों में जो NCERT, CBSE और नीट इनको लेकर के जो घटनाएं हुई है और पूरा डिस्कशन तेज है। सो इसमें जो मूल समस्या है वो है जो लीडरशिप है एजुकेशन में, उनमें जो एकेडमिक के लोग हैं वो कम है और एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेट की संख्या ज़्यादा है। सो इस आर्टिकल का ये थीम है कि वाई इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी और जो लीडरशिप रोल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक से रिलेटेड जुड़े लोगों को होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जुडिशरी और उसमें AI का यूज और सुप्रीम कोर्ट का एक प्रपोजल के अनुसार उसमें रेड लाइन्स तय किया गया है। मतलब कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में AI का जो यूज है वो लिमिटेड होना चाहिए, एक असिस्टेंट के तौर पे होना चाहिए, ना कि AI को एक अथॉरिटी बना देना चाहिए। बिकॉज AI डेटा ड्रिवन है और उसमें बहुत संभावना है कि एरर हो सकती है और ह्यूमन के जैसा उसमें इमोशंस और जजमेंट इन सब की जो क्वालिटीज़ है वो कमी है। सो AI को एज अ असिस्टेंट यूज किया जाना चाहिए और कोर्ट के डिसीजंस आते हैं उनमें उनका रोल जो है बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल गवर्नेंस अवार्ड से रिलेटेड है। ये नेशनल पेज से है। इसमें कुछ जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने अच्छा किया है उसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की तरफ से अवार्ड दिया जाता है, गवर्नेंस अवार्ड। तो ये स्कीमें कौन कौन सी है ये आपको जानने चाहिए। एग्री स्टैक, जागृति, संजीवनी। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको हम देखेंगे ये क्या है। सो ये थे आज के न्यूज़ हेडलाइंस जो कि हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल से। फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पेज का है और ये इंडिया नेपाल रिलेशन से रिलेटेड है। अभी नेपाल में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के पार्टी चीफ इंडिया में आए हुए हैं इंडिया विजिट के लिए।
सो ये न्यूज़ में चल रहा है। इसी साल मार्च मंथ में जो प्रीवियस नेपाल गवर्नमेंट थी केपी शर्मा ओली, उसके अगेंस्ट जो है जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद एक नई गवर्नमेंट आई है बलेन शाह के नेतृत्व में, और ये जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं वो है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी, और इसी के चीफ इंडिया विजिट पे हैं। सो ये न्यूज़ में चल रहा है। सो इंडिया नेपाल टाइज जो है वो लॉन्ग ओल्ड टाइज है और हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी रहा है। बट जो नेपाल में गवर्नमेंट है उसमें ये देखा गया है कि जो नई गवर्नमेंट आती है और उसके साथ जो हमारे रिलेशंस हैं तो उसको आइदर ब्रिटिश एरा हो या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी गवर्नमेंट नेपाल में आई है और वो आइदर अगेंस्ट इंडिया और या फिर इन सपोर्ट ऑफ इंडिया, ये नैरेटिव को लेकर के गवर्नमेंट में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कि इस गवर्नमेंट को ही देख ले, इसके पहले वाले गवर्नमेंट को देख ले, केपी शर्मा ओली। सो उनको कहा जाता था कि वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड है। अभी जो बलेन शाह आए हैं उनका जो कुछ आप रिसेंट स्टेटमेंट्स देखेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर के, तो जब भी नई गवर्नमेंट आती है तो इंडिया को कुछ न कुछ इस तरह के जो इंडिया नेपाल रिलेशन में पैटर्न है उसको डील करना पड़ता है, और अभी इस गवर्नमेंट के साथ दिखाई दे रहा है। बलेन शाह का कुछ समय पहले ये स्टेटमेंट आया था बाउंड्री डिस्प्यूट्स को लेकर के कि जो इंडिया और नेपाल के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट्स है उसमें वो यूके और चाइना की मदद चाहता है, लेकिन इंडिया ने इसको क्लियर वे में खारिज किया और बोला कि ये बायलैटरल मैटर है और इसको हम बायलैटरल तरीके से ही सॉल्व करेंगे और कोई थर्ड पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं बनता है। ये जो नई गवर्नमेंट नेपाल में आई है इसको बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुआ था उससे कंपेयर करके देखा जा रहा है और बोला जा रहा है कि सिमिलर टू बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था और शेख हसीना गवर्नमेंट को वहाँ से भागना पड़ा था, और ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि इसमें कुछ फॉरेन इन्वॉल्वमेंट भी है। बट बांग्लादेश और नेपाल का जो परिवर्तन हुआ था उसमें डिफरेंस ये था कि नेपाल में जो इलेक्शंस हैं वो उसमें इंश्योर किया गया कि जो गवर्नमेंट जा रही है उसके 6 महीने के बाद ही जो इलेक्शंस है वो नए इलेक्शंस हो जाने चाहिए, और वो हुए और ये बलेन शाह जो है चुनकर आए हैं। इनमें पर्टिकुलरली ये खास बात क्या है कि इनके जो 58% लॉ मेकर्स है, मतलब कि इनके पार्लियामेंट में जो लोग अभी चुन करके आए हैं उनका मीडियन एज लगभग 45 ईयर्स या उससे कम है। मतलब कि रिलेटिवली दूसरे कंट्रीज़ के जो लॉ मेकर्स हैं उनके एज से या फिर जो अपने ही पहले इनके जो पार्लियामेंटेरियन थे उनके एज से अभी का एज ग्रुप जो है वो कम है। और इनके जो प्राइम मिनिस्टर बलेन शाह हैं उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो सिर्फ जो हेड ऑफ द स्टेट्स है सिर्फ उन्हीं से मुलाकात करेंगे और जो फॉरेन विजिट नहीं करेंगे और जो डोमेस्टिक इशूज है सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। इसी वजह से इनके जो पार्टी चीफ हैं वो इंडिया में अभी आए हुए हैं। तो अभी जो ये इनके पार्टी चीफ आए हुए हैं तो क्या एजेंडा है, क्या नेगोशिएटिंग टेबल पर होगा, ये जो है इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। सो इनके आने से पहले ही जो पीएम है उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, नेपाल के पीएम जो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के, तो इंडिया ने तो वो क्लियर कर दिया है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है इंडिया और नेपाल के बीच, बिकॉज इंडिया और नेपाल का टाइज जो है ओल्ड है, हमारा बाउंड्री जो है काफ़ी नेपाल से लगा हुआ है, कल्चर काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, और नेपाल के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जो इंडिया का डेवलपमेंट है उससे उनको हेल्प मिल सकता है और अभी तक मिला ही है। सो उस मामले में डेवलपमेंट की अगर बात करें तो नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। सो ये इंडिया पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, जो ट्रेड है तो कनेक्टिविटी ये एक इम्पोर्टेंट इंडिया नेपाल के रिलेशन में रहा है। पहले से ही जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स है, उसमें कोऑपरेशन ये इंडिया और नेपाल के बीच रहा है, और अभी जो एक डिजिटल सर्विस को लेकर के अपॉर्चुनिटी है वो नेपाल हमसे वो ले सकता है और कोऑपरेट कर सकता है। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम पॉलिटिक्स से ज़्यादा पॉलिटिक्स को तवज्जो न दे करके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर
देंगे, बट उनका स्टेटमेंट जो है उस दिशा में डायरेक्टेड होता हुआ नहीं दिखता है। अगेन जैसा कि मैंने बोला कि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, तो चाइना और यूएस इसकी बात तो होगी ही, बिकॉज जो इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं जेनजी के, और उसमें जो अचानक से सत्ता परिवर्तन होता है, तो उसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट को डिनाई नहीं किया जा सकता। और उसके बाद चाइना, जो आप पहले से देख रहे होंगे, अगर नेपाल को थोड़ा सा भी फॉलो करते होंगे, तो नेपाल जो है चाइना और इंडिया के बीच जो लीवरेज है उसको हार्बर करना चाहता है, और टाइम टू टाइम कुछ कुछ इस तरह के स्टेटमेंट आते रहते हैं जो कि चाइना के फेवर में हो, और फिर उनको बेनिफिट हो हमारे से, वो इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। उसके बाद यूएस नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के यूएस एक्टिव रहता है। सो हमारे नेबरहुड में चाइना और यूएस, ये दो कंट्रीज़ है जिसका इन्वॉल्वमेंट और इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और इन कंट्रीज़ का जैसा कि दूसरे एरियाज़ में डोमिनेंस है, तो हमारे नेबरहुड में ये हमारे लिए एक कंसर्न है। तो इंडिया के लिए क्या यहाँ पे लेसन है, या फिर इंडिया की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सो अभी तक जो हमारा और नेपाल का जो रिलेशन रहा है, उसमें लगभग ये कहा जाता है कि हम बिग ब्रदर की तरह हम रहे हैं। मतलब कि नेपाल हमारे अकॉर्डिंग ही चलता रहे, ये जो परसेप्शन है, तो इससे हमें शिफ्ट होने की ज़रूरत है, बिकॉज दुनिया आगे बढ़ रही है, हर कोई कंट्री आगे बढ़ना चाहता है और अपने जो रिलेशंस है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमें जो वो बिग ब्रदर का जो वो टैग दिया गया है, उससे हमें आगे निकलना है। और जैसा कि हम चाहते हैं कि दूसरे जो यूरोपियन और वेस्टर्न पावर हमारे साथ इक्वल पार्टनरशिप जैसा रोल प्ले करे, तो ये जो है हमारे लिए भी ये लागू होता है। और एक्चुअली हम ऐसा करते हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे हमारे नेबरहुड में देखेंगे, तो आप कितने गवर्नमेंट जिनमें कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, उनमें किन किन कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट रहा है और इंडिया का क्या रोल रहा है, अगर एनालाइज करेंगे या कभी इसको सर्च करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो रिलेशंस नेबरहुड या दूसरे कंट्रीज़ के साथ रहा है, वो लगभग इक्वल पार्टनर का रहा है। कुछ इश्यूज़ है, बॉर्डर को लेकर के इश्यूज़ है, जो ओल्ड रिलेशंस है उनको लेकर के इश्यूज़ है, बट अगर ओवरऑल देखें तो हमारा रिलेशन जो है हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ या किसी भी दूसरे कंट्रीज़ के साथ जिसको हम अपना पार्टनर मानते हैं, उसको एज अ इक्वल पार्टनर की तरह ट्रीट करते हैं। सो ये बिग ब्रदर जो परसेप्शन है, वो कुछ तो इसमें कुछ रियलिटी है, और इसमें बहुत सारा कुछ जो है एक परसेप्शन नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में जो डेवलपमेंट और कोऑपरेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारे कंसर्न है चाइना और यूएस को लेकर के, वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है, तो डेमोग्राफिक शिफ्ट के साथ साथ हमारे रिलेशन नेपाल के साथ हमें उस अनुसार शिफ्ट करने होंगे, और जो हमारा ये अप्रोच रहा है उसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसको आप एज अ पॉइंट्स के रूप में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एडिटोरियल पेज से है, ये एआई से रिलेटेड है। सो एआई का क्या रोल होना चाहिए हमारे सोसाइटी में, उससे रिलेटेड है। अभी पोप लियो, जो कैथोलिक चर्च के पोप हैं, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें कि एआई से रिलेटेड जो कंसर्न है और एआई से रिलेटेड जो वार्निंग्स है, वो दिए गए थे कि अगर हम समय रहते अगर इसको ठीक न करें, तो एआई जो है ह्यूमन लाइफ में बैडली इंटरफेयर कर सकता है। सो ये जो स्टेटमेंट था, और हमारा जो अभी एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था इंडिया में, सो इसमें जो विजन है इसको कंपेयर किया गया है, और इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये दोनों लगभग काफ़ी मैच करते हैं। सो इस आर्टिकल में जो सबसे पहले बात की गई है कि एआई का रोल हमारे सोसाइटी में क्या होना चाहिए, हमारे लाइफ में क्या होना चाहिए, तो ये बताया गया है कि ओवरऑल ये ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। ह्यूमन सेंट्रिक कहने का मतलब कि अगर किसी भी चीज़ में एआई के रोल में या उसको लेकर के कोई भी क्वेश्चन अगर खड़ा होता है, जैसे कि एआई और आप डीप फेक को ही ले लें, अगर इस तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं,
तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? तो उसके लिए हमें जो एक एस्पेक्ट है जिसको देखना चाहिए वो है कि एआई ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। मतलब कि एआई अगर ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर रहा है तो वो रास्ता ठीक है, अगर ह्यूमन वेलफेयर के अगेंस्ट जा रहा है तो उसमें उस रास्ते को बदलने की ज़रूरत है। जैसा कि एक एनेक्डोट हमें मुझे याद आता है कि गांधी जी से जब पूछा गया था, बाबू जगजीवन राम, उन्होंने पूछा था कि हमें देश के लिए किस तरह से काम करना चाहिए। तो गांधी जी ने उन्हें बोला था कि एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप डिसीजंस लेते हैं उसमें जो गरीब से गरीब व्यक्ति है इंडिया का, उस पे क्या असर पड़ता है, उसको देखकर आप डिसीजंस लीजिए। क्या गलत है, क्या सही है, इसका निर्णय आप उस पुअर व्यक्ति को, उस पुअर व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, उसको देखकर सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। सो अगर एआई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कोई भी रास्ता एआई से रिलेटेड है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सो ये हमारा मार्गदर्शक होगा। उसके बाद एआई यूनिवर्सल वेलफेयर यानी इंक्लूसिवनेस इसको इंश्योर करता हो, बिकॉज एआई जो टूल है ये डेटा से ट्रेंड किया हुआ होता है, और अगर आप किसी भी एआई टूल को एक पर्टिकुलर डेटा से ट्रेंड करेंगे तो उसी डेटा के फेवर में वो जो है उसका पूरा सिस्टम चलेगा। सो हमें इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा ना हो कि समाज के एक वर्ग के लिए ये एआई काम करे। जैसे कि आप अगर एग्जांपल लें तो एआई अभी क्या है, एक मॉडल है, और जो डिफरेंट कंपनीज है उसमें होड़ मची हुई है कि कौन सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी बना सकता है। तो ये सिर्फ ऐसा ना हो कि ये जो बिग कंपनीज है उनके मोनेटाइजेशन या उनके बेनिफिट के लिए ये एक टूल बन कर आ जाए, बल्कि एआई अगर एक गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता है, अगर इसको सोच करके हम एआई से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो गवर्नेंस रूल को तय करेंगे, तो ये इंक्लूसिवनेस को हमें एआई पॉलिसी में इंक्लूड करना होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, इंक्लूसिवनेस इसी से रिलेटेड है इनक्वालिटी रिस्क, कि ये डेटा ड्रिवन होता है और डेटा को हम जिस तरह से, जिस वे में, जैसे कि ये जो एआई टूल है लगभग सारा चैट जीपीटी ले, गूगल जेमिनी ले, तो जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है उनके द्वारा बनाया गया है। तो वो अपने हितों की रक्षा कैसे करेंगे? सो जिस डेटा से उनको ट्रेन किया जाएगा, जिस मोटिव से उस एआई टूल को डेवलप किया जाएगा, उनमें जो इनक्वालिटी है वो दिखाई दे सकता है, बिकॉज जो भी इस डेटा को ट्रेन करेगा वो अपने बेनिफिट के अनुसार उसको ट्रेन करेगा। सो ये इनक्वालिटी रिस्क जो कि पोप लियो के द्वारा भी ये बताया गया था। उसके बाद डेटा जो एआई टूल बनाया जाता है, अगर आप उसको ह्यूमन से कंपेयर करें तो ह्यूमन एक डेटा पॉइंट सिर्फ नहीं है। ह्यूमन के पास इमोशंस होते हैं, डिसीजंस मेकिंग का क्षमता होता है, जजमेंट का क्षमता होता है, जबकि एआई टूल्स जो है वो एक डेटा के पैटर्न से सीखते हैं और उनके पास इमोशंस जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि ये जो एआई है वो ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है, तो ह्यूमन बीइंग जो है, एक ह्यूमन बीइंग को एल्गोरिथमिक डेटा पॉइंट से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ चर्चा की गई है एल्गोरिथमिक बायस की। जैसे कि अगेन मैंने बताया था कि डेटा से ट्रेन किया जाता है, तो जैसे कि आप चैट जीपीटी को ही ले लें, तो अगर आप चैट जीपीटी पे कुछ सर्च कर रहे हैं और जेमिनी के बारे में अगर कुछ सर्च करना है, गूगल जेमिनी के बारे में, तो वैसे तो लगेगा कि चैट जीपीटी बहुत ही इंडिपेंडेंट है और वो रियल जो सजेशंस है वो जेमिनी के बारे में देगा, बट ये एल्गोरिदम बाइस, बिकॉज चैट जीपीटी एक अलग कंपनी है, गूगल जेमिनी एक अलग कंपनी है, चैट जीपीटी ओपन आई के अंडर में है। तो एल्गोरिदमिक बायस इस तरह से उसमें रहता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बायस सजेशंस हमें दे रहा है और
आप जो है उस सजेशन को न्यूट्रल मान के, इसी को मास्किंग एक्सक्लूजन कहा गया है। मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये बायस सजेशन दे रहा है। तो ये चीज़ हमको इंश्योर करना होगा कि अगर एआई को हम अगर न्यूट्रल बोल रहे हैं तो इस तरह से मास्क करके किसी चीज़ को बायस तरीके से प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो कहा जा रहा है कि ये एआई जो है ये मोस्ट ऑफ द जो वर्क है, मोस्ट ऑफ द जॉब्स को उसको खा जाएगा। तो ऐसा है नहीं। पहले भी जो टेक्नोलॉजीज आई थी तो कहा गया था कि ये टेक्नोलॉजीज जो है जॉब्स को खा जाएगी। इस न्यूज़ आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो जॉब्स हैं उनके स्ट्रक्चर बदल से जाएंगे, न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे। और पहले भी ये जो बबल था कि टेक्नोलॉजी जॉब्स को खा जाएगा, सो उसमें पूरी सच्चाई नहीं है, बिकॉज नए जॉब्स क्रिएट होंगे और जॉब का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो जो डेवलपिंग कंट्रीज है या लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है या ग्लोबल साउथ जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं, तो उनके बारे में ऐसा कहा गया है कि उनको ये जो एआई से रिलेटेड गवर्नेंस है उसमें अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाना होगा। ऐसा ना हो कि दूसरे कंट्रीज एआई से रिलेटेड पॉलिसीज़ को डिसाइड करें और हम सिर्फ रिसिपिएंट के रूप में उसको सिर्फ रिसीव कर रहे हैं। सो हमें इसमें एज अ इक्वल पार्टनर के रूप में रहकर इक्वली पार्टिसिपेट करना होगा। और जो इससे गवर्नेंस, एआई के गवर्नेंस से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उसमें अपने आप को इक्वली प्रेजेंट करना होगा। ओवरऑल इसमें जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान जो फ्रेमवर्क बताया गया था, मानव फ्रेमवर्क, मानव कहने का मतलब एम मोरल सिस्टम, मतलब कि एआई मोरल और एथिकल होना चाहिए। अकाउंटेबल गवर्नेंस, ऐसा ना हो कि एआई सिर्फ ऐसा ये बोल करके पीछा छुड़ाया जाए कि ये तो एआई से जनरेटेड है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो एआई का अकाउंटेबल होना जरूरी है। नेशनल सोवरेनिटी, एआई इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। एक्सेसिबल और आप कह सकते हैं इंक्लूसिव, मतलब कि सबके लिए एआई होना चाहिए और लीगली वैलिड होना चाहिए। सो मानव फ्रेमवर्क, ये कोर फ्रेमवर्क जो हमारे एआई समिट के दौरान सजेस्ट किया गया था, ये जो है एआई के गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये मानव फ्रेमवर्क, बिकॉज एआई और उसका यूज, तो इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन काफ़ी संभावना बनती है। तो ये मानव फ्रेमवर्क, इस पॉइंट को आप अगर ऐड करते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो इक्वल पार्टनरशिप और इससे रिलेटेड जो इशूज़ हैं वो एज ए मेंस पॉइंट के रूप में आप ऐड कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये ह्यूमन सेंट्रिक, ये आपको याद रखना है, बिकॉज ये पॉइंट जो है आपको हर जगह आंसर राइटिंग उसमें आपको ये एक एज देगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पेज से है। अभी कल जो है दिल्ली में जो आगजनी की घटना हुई थी उससे रिलेटेड है। उसमें क्या इशूज़ है, ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती है, उससे रिलेटेड कुछ डेटा को प्रोवाइड किया गया है और उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे यहाँ है वो किस तरह से है उसको इस आर्टिकल में बताया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा एक डेटा के अनुसार लगभग 2024 में 5,888 फायर डेथ्स इंडिया में हुए हैं। और ये डेथ इनमें जो 60% है वो रेसिडेंशियल एरिया में हुए हैं। इनकी जो एक मेन वजह है वो है रेसिडेंशियल एरिया, और ये पर्टिकुलरली सिटीज़ में, बिकॉज सिटीज़ में ओवर क्राउड, कंजस्टेड होम्स, अगर इस तरह के आगजनी होती है तो जैसा कि इस केस में भी देखा गया था, जो फायर जो दमकल की गाड़ियां हैं वो इन बिल्डिंग तक पहुंच नहीं सकती, बिकॉज इतने नैरो गली होते हैं, अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो जो दमकल की गाड़ियां हैं वो पहुंच नहीं सकती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो बाईलॉज है उनको वायलेट किया जाता है। मतलब कि बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं, बाईलॉज बनाए जाते हैं, जो एक्ट होते हैं, एक्ट में जो गवर्नमेंट के द्वारा बाद में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं उन्हीं को बाईलॉज बोला जाता है। सो इस केस में भी देखा गया था कि 6 रूम का परमिट दिया गया था और उसमें 6 से 26 रूम में कन्वर्ट किया गया था। और उसके बाद कई जगहों में ये फायर में देखा जाता है, जो आगजनी की घटना होती है उसमें कि जो बिल्डिंग है
वो रेसिडेंशियल पर्पस से वो रजिस्टर्ड है, और उसको जो यूज किया जा रहा है वो कमर्शियल पर्पस से यूज किया जा रहा है। जबकि जो रेसिडेंशियल और जो कमर्शियल पर्पस है, उन दोनों में जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए, या जो बिल्डिंग कोड लॉ होता है उसमें जो प्रिकॉशंस रखने चाहिए, वो दोनों में अलग अलग होता है। सो जो रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं उनमें जो इस तरह के आगजनी की घटनाएं होती है, तो उसमें से ज़्यादा जो घटनाएं होती है वो शॉर्ट सर्किट और एलपीजी लीक्स। तो एलपीजी लीक्स ये तो घटना हम समझ सकते हैं कि ये अकस्मात हो सकती है, बट ये शॉर्ट सर्किट जो वायरिंग होती है, जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, वो ओल्ड और पुअरली मैनेज्ड होते हैं, उस वजह से शॉर्ट सर्किट। अगेन जो बायलॉज हैं बिल्डिंग को लेकर के, उसमें जो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के जो लॉज हैं उसमें मतलब कोई देखने वाला नहीं है, बिकॉज रेगुलर ऑडिट अगर इस तरह से हो और जो बिल्डिंग्स हैं उनकी चेकिंग हो, तो इस तरह की घटनाएं कम हो सकती है। बट वैसा होना तो हमारे यहाँ बहुत दूर की बात है। अगर 6 रूम का परमिट दिया जाता है और 26 रूम उसमें बनाए जाते हैं और उसको रेंट पे डाला जा सकता है, और उसकी कोई चेकिंग या कोई ऑडिट नहीं होती है, तो फिर जो छोटे छोटे जो बायलाज हैं उनके लिए तो ऑडिट होने की बात बहुत दूर की बात है। तो इस तरह के सिटीज़ में इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है, और ये वल्नरेबिलिटी सिटीज़ में ज़्यादा होती है। अगर इनसे रिलेटेड अगर पर्टिकुलर लॉ की बात करें, तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो ये जो है जो फायर सर्विस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है और उसमें जो आर्टिकल 243W है, इसके अनुसार ये फायर फाइटिंग ये जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट जो लोअर लेवल, वहाँ इतना ज़्यादा करप्शन है, इतनी ज़्यादा ब्राइबरी होती है कि छोटे छोटे जो इशूज होते हैं उनको ब्राइबरी दे करके उनको सॉर्ट कर लिया जाता है। तो फिर इस तरह के ऑडिट की बात बहुत दूर की बात लगती है। इसके बाद जो हमारे यहाँ लॉ है वो नेशनल बिल्डिंग कोड, ये 2016 में इसको लाया गया था। इसमें स्मोक मैनेजमेंट, मतलब कि अगर आगजनी की थोड़ी सी भी घटना होती है, तो अगर स्मोक उठता है तो उसमें क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या इक्विपमेंट लगाना चाहिए कि स्मोक को डिटेक्ट किया जाए। उसके बाद टाइम टू टाइम पे ऑडिट्स, बिल्डिंग की ऑडिट्स, सेंसर्स, फायर प्रिवेंशन, जैसे कि फायर अगर शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ये अगर हो तो छोटे छोटे जो फायर होते हैं उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये आप अपने लाइफ में जो आपके रोज के दिनचर्या है उसमें आप देखते होंगे कि इस तरह से शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं। अगर फायर एक्सटिंग्विशर हो तो आप उसका यूज करके ये छोटे छोटे जो फायर है उसको प्रिवेंट करते हैं, और ये छोटे फायर ही बड़े आग में तब्दील होती है। सो इस तरह के जो बिल्डिंग कोड हैं तो उसमें जो प्रिकॉशंस हैं वो दिए हुए हैं, लेकिन जो मेन समस्या है हमारे यहाँ वो है इम्प्लीमेंटेशन की। बिकॉज जब इस तरह की घटनाएं होती है तभी हम सिर्फ इस तरह की चर्चा करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन वीक है, और जो हमारा हमारा आपका और हम सब का और मेनली गवर्नमेंट का इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह के जब लैप्सेस हो तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें और जागरूक हो, और अपने जो छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कम से कम पूरा करें, और गवर्नमेंट के तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल बनती ही है। इसके बाद अगर इसकी फंडिंग को बात करें, मतलब कि जो भी एक समस्या है, बिकॉज आग तो लगी वो एक्सीडेंट है, और अगर एक्सीडेंट न माने, ये माने कि इन वजहों से लगी है, अगर आग लग गई है उसके बाद उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या है, उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या है, तो 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो 5 साल का जो जो रिकमेंडेशन है वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया गया था कि फायर फाइटिंग के लिए 5,000 करोड़ जो है ये रखा जाना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है इससे काफ़ी कम है, मतलब कि फंडिंग की समस्या है, और फंडिंग की समस्या होगी तो फायर फाइटिंग के लिए स्टाफ प्लस जो मॉडर्न इक्विपमेंट ने वो नहीं होंगे। इन इक्विपमेंट के अब्सेंस में इतने बड़े आग के जो ये केस है मालवीय नगर का, तो इस तरह की घटनाएं हमें आगे भी देखने को मिल सकती है। तो इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल 243W फायर सर्विस। ये आपको फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है।
नेशनल बिल्डिंग कोड, ये आपको मेंस पॉइंट में यूज कर सकते हैं, और फाइनेंसिंग को लेकर के जो इशू है ये जो है आप मेंस पॉइंट में यूज कर सकते हैं। अगेन ये डेटा, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये मेंस के लिए आपके काम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज से ही है। ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून हर साल मनाया जाता है। सो इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारा जो मेन फोकस रहा है अभी तक, जो ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस को लेकर के, उसको कम करने को लेकर के रहा है। बट जैसा कि हम देख सकते हैं, इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो हमारा पेरिस क्लाइमेट 2015 में ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस में, उसमें जो टारगेट रखा गया था कि जो हमारे ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें दो टारगेट्स, एक तो जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का टेम्परेचर है उससे हमें मैक्सिमम 2 डिग्री से ज़्यादा उसको राइज करने न देना है। और ये 2 डिग्री कब के लिए, ये जो 21st सेंचुरी है इसके लास्ट तक, मतलब कि जितना टेम्परेचर मान लिया जाए टी टेम्परेचर है तो उससे मैक्सिमम 2 डिग्री टेम्परेचर जो है इस सेंचुरी के अंत तक अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है तो वो हम उसको झेल सकते हैं। और अगर इससे बेहतर हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है हमको सेंचुरी के अंत तक ये टारगेट रखा जाना चाहिए। बट इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया है कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल टेम्परेचर है उससे लगभग 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। सो जो एक क्लाइमेट चेंज के लिए ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन, इसको रिड्यूस करने की चर्चा होती है, तो ये तो है। बट हम ऑलरेडी टेम्परेचर राइज की ओर जा चुके हैं, तो जो इसमें मेन अब हमारे पास सामने चैलेंज है वो है एडॉप्शन का। मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हम उसमें कैसे अडॉप्ट करते हैं, उसके लिए हमको काम करना है। और इसमें कुछ डेटा दिया गया है कि ये 2025 में इसमें लगभग $35 बिलियन ग्लोबल लेवल पर खर्च किया जा रहा था, और ये 2030 में लगभग $140 बिलियन ये जो क्लाइमेट चेंज है और उसमें जो अडेप्टेशन के लिए जो मैकेनिज्म अपनाया जाता है उसके लिए खर्च किए जाएंगे। अगेन ये सिर्फ खर्च की ही बात नहीं है, कि इसमें बताया गया है कि न्यूज आर्टिकल में कि अगर हम इसमें $1.8 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि ग्लोबल कमीशन ऑफ एडॉप्शन ये इसके द्वारा जारी किया गया है, तो इससे अगर हम इतना इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग $7 ट्रिलियन ये हमें रिटर्न भी देगा। तो हम क्लाइमेट चेंज के लिए तो हम मैकेनिज्म अपनाएंगे ही, इससे हमें बेनिफिट मतलब कि अर्निंग भी हो सकती है, और वो उसके डिफरेंट मैकेनिज्म है। इसके बाद अब इंडिया के लिए क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आप जानते होंगे कि इंडिया जो है 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रखा है। नेट जीरो का कहने का मतलब जितना हम ग्रीन हाउस गैसेस इमिट कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में हम उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और नेट इमिशन जो होगा हमारा जीरो होगा। वो आइदर ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करके होगा, या फिर जो उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को ऑब्जर्व करेगा, मतलब कि जब CO2 इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे कि आप सुनते होंगे ट्रीज, फॉरेस्ट, या फिर ओशन वाटर, ये कार्बन सिंक होते हैं। सो इस तरह के जो इकोसिस्टम है उसको तैयार करके हम 2070 तक नेट जीरो अचीव कर लेंगे। सो 2070 तक नेट जीरो इस जर्नी में हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, तो इससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नीति आयोग ने ये बताया कि अपने एक रिसर्च के अनुसार ये बताया है कि 2070 तक हमें इसके लिए लगभग $2.7 ट्रिलियन इतने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और इसके अकॉर्डिंग लगभग ये हर एक साल $500 बिलियन ये जो है इसकी ज़रूरत है, इतने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सो इसके लिए हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, जो ऑलरेडी हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के काफ़ी चर्चा होती है, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी। सो ये सब पे तो पहले से ही वर्क किया जा रहा है। उसके बाद स्मार्ट क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लाइमेट एग्रीकल्चर, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। सो ये सब जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, क्लाइमेट चेंज नो डाउट एक आपदा है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, उससे रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ है
वो हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और उसके लिए हमें 2070 तक $2.7 ट्रिलियन इतनी की ज़रूरत है। इसमें इस आर्टिकल में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है एडॉप्टेशन इकोनॉमी। ये मेन पॉइंट है, इस आर्टिकल का थीम है, उसको आप एज अ पॉइंट के रूप में ऐड कर सकते हैं और इंडिया के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद पेरिस क्लाइमेट, उसमें जो टारगेट रखा गया है वो भी आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज का है। ये एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। अभी हमारे यहाँ हाल फिलहाल में जो एजुकेशन को लेकर के जो घटनाएं हुई है और जो अभी चर्चा चल रही है उसी से रिलेटेड है। अभी कुछ समय पहले जो जुडिशियरी को लेकर के एक कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसमें कि जो 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है उसमें जुडिशियरी में करप्शन, इसको लेकर के एक चैप्टर ऐड किया गया था। इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ और फिर जो इसके लिए जिम्मेवार थे कोर्ट ने उनको पनिश भी किया। और इसमें मामला ये था कि इसमें जो चैप्टर्स को तैयार किया गया था उन एक्सपर्ट को दोषी ठहराया गया। ये तो एक घटना है। दूसरी घटना ये हुई अभी सीबीएसई के द्वारा एक ऑनलाइन चेकिंग, जो 12th क्लास की आंसर सीट है उसको लेकर के एक नया तरीका लाया गया था, जिसमें कि ऑनलाइन चेकिंग, जो आंसर सीट है उसको स्कैन करके ऑनलाइन चेकिंग की जाती थी ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। बट उसमें ये देखा गया कि विदाउट प्रिपरेशन ये सारा किया गया था और उसमें बहुत सारे इश्यूज आए और ऐसा लग रहा था कि इतने बड़े लेवल पर इस तरह की पॉलिसी को जब अपनाया जाता है तो बिना प्रिपरेशन कैसे कोई ये कर सकता है। उसके बाद अभी जो नीट का एग्ज़ाम और पेपर लीक, ये पूरा मामला इस तरह से पीक हो गया और ये डिबेट जो है एजुकेशन को लेकर के और उससे रिलेटेड किसकी जिम्मेवारी बनती है, इससे रिलेटेड पूरा ये न्यूज़ चल रहा है। इस न्यूज़ आर्टिकल का जो मेन थीम है वो है इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एकेडमिक लीडरशिप। इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, फंडिंग की कमी है। ये ब्लेम गेम पॉलिटिशियंस जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ब्लेम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक्सपर्ट को ब्लेम करता है और फिर एक्सपर्ट के पास जाए तो फिर वो साइकिल में घूमता जाता है। सो इस तरह के जो घटनाएं होती है इसके लिए हमें इंस्टीट्यूशनल जो अकाउंटेबिलिटी है उसको तय करना होगा। और एक जो मेन थीम है इस न्यूज़ आर्टिकल का वो है जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, मतलब कि एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन में जो व्यक्ति हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एकेडमिक से रिलेटेड जो लोग हैं उनका होना जरूरी है, बिकॉज वो जो है एक लर्निंग आउटकम्स, इससे रिलेटेड पॉलिसीज़ को वही बेटर गवर्न कर सकते हैं और बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जबकि जो ब्यूरोक्रेट हैं वो मेनली एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए ट्रेंड होते हैं। और जबकि ये जो एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लर्निंग आउटकम ओरिएंटेड जो इम्प्लीमेंटेशन या पॉलिसीज़ जो हम बनाते हैं वो लर्निंग आउटकम रिलेटेड होना चाहिए। और उसके लिए जो एकेडमिक्स से मतलब कि जैसे कि टीचर हो गए, ट्रेनर हो गए, उनको इंक्लूड करना इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़रूरी है। ये जो एक इशू जो इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस में लीडरशिप है उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स को भरा जा रहा है वो एक बड़ी समस्या है और उसमें एकेडमिक से जो लोग होने चाहिए वो इंक्लूडेड होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल नेशनल पेज से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक प्रपोजल लाया गया है जिसमें एआई से रिलेटेड जो कोर्ट में डिसीजंस दिए जाते हैं उसमें लिमिटेशंस रेड लाइन बनाने के लिए एक प्रपोजल लाया गया है, जिसमें एआई का किस तरह से यूज होगा जुडिशियरी में और कितना क्या रेड लाइन होगा इसको तय करने की ज़रूरत है। बिकॉज एआई जो है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन जजमेंट है, ह्यूमन जो इमोशंस है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। इस जो प्रपोजल है उसमें ये बताया गया है कि एआई जो है जो जुडिशरी में उसका यूज है, उसका यूज जो है एक असिस्टेंट की तरह यूज होना चाहिए,
ना कि वो जो है, जो जुडिशरी में लोग हैं उनको सरपास कर जाए, वो एक अथॉरिटी न बन जाए, बल्कि ये एक एज अ असिस्टेंट की तरह यूज होना चाहिए। और इसका यूज जो है केस मैनेजमेंट, जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करने में, आइदर ऑडियो टू टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट टू ऑडियो, या फिर ट्रांसलेशन करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे कोर्ट में इंग्लिश में जो जज रूलिंग होती है वो होती है, तो इसका ट्रांसलेशन में यूज किया जा सकता है। उसके बाद रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने में, सर्च करने में। सो ये जो है एज अ एक असिस्टेंट के रूप में यूज होना चाहिए, न कि अथॉरिटी के रूप में। इस न्यूज आर्टिकल में जो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि वाई ये जो एआई का यूज जो है एक लाइन के अंडर में ही होना चाहिए। जैसे कि एक बेल का एग्जाम्पल दिया गया है, अगर बेल के लिए अगर किसी पर्सन के डेटा को एनालाइज करके एआई के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि ये फ्यूचर में क्राइम करेगा या नहीं करेगा, तो वो जो है परफेक्ट नहीं हो सकता है, उसको हम एआई पे नहीं छोड़ सकते हैं। उसमें जजमेंट या एरर की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। उसके बाद विटनेस को लेकर के, जैसे कि इस आर्टिकल में बताया गया है कि एआई का यूज जो है इसके लिए भी किया जा सकता है कि किसी पर्सन के फेशियल एक्सप्रेशंस को, इसको मेजर करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो जो एविडेंस दे रहा है, जो कोर्ट के सामने रख रहा है, वो सच बोल रहा है कि नहीं रख रहा है। तो अगर एआई का यूज हम अगर इस तरह से करेंगे, इस तरह के विटनेस को चेक करने के लिए करेंगे, तो इसमें एरर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और मिस जजमेंट की संभावना ज़्यादा रहेगी। सो ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि क्यों हमें प्रोहिबिट करना चाहिए एआई को एक लाइन से आगे, वो इस लाइन में बताया गया है। उसके बाद जो एआई है वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है, जैसे कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिशन ऑफ बायस अगेंस्ट रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, जेंडर और डिसेबिलिटी, तो इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेटरी है वो एआई इस तरह से ट्रेंड होता है कि वो कभी कभी ऐसा कर सकता है, बिकॉज उसको डेटा से ट्रेन किया जाता है। तो इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेटरी जो जजमेंट है वो एआई कर सकता है। तो एआई का यूज उतना ही होना चाहिए जितना कि ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान किए गए हैं उसको कंप्लाई करना चाहिए। और जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ये जो एक्ट आया था, इसमें तो अगर जुडिशरी एआई का यूज करती है तो जो डेटा है उसको प्राइवेट रखना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये एआई का यूज और फिर डेटा, ये सारा गेम जो है एआई का डेटा का ही है। तो इसमें प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है और जुडिशरी में ये ध्यान रखना होगा कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के अंदर प्राइवेसी जो दिया गया है उसको सुनिश्चित किया जाए। इस न्यूज आर्टिकल में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है एआई का यूज जुडिशरी में क्या है, और वाई रेड लाइन होना चाहिए इसके यूज के लिए, और जो मेन थीम है वो है एआई एज अ असिस्टेंट यूज होना चाहिए, न कि एक अथॉरिटी या बॉस के रूप में यूज होना चाहिए। अगेन बेल और ये विटनेस एज एग्जाम्पल आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसका यूज क्या है जुडिशरी में, वो आप ये सब जो ऑडियो टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू ऑडियो, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ट्रांसलेशंस, ये सब ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल नेशनल पेज से ही है, ये ई गवर्नेंस अवार्ड इससे रिलेटेड है। ई गवर्नेंस अवार्ड मतलब कि डिजिटल गवर्नेंस रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म जो है अच्छा कर रही है उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें जो कुछ जो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है उनको अवार्ड दिया गया है, तो वो क्या है वो आपको जानने चाहिए। और ये अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें जो चर्चा है वो है एग्री स्टैक की, इसको गोल्डन अवार्ड दिया गया है। तो इसमें 10 गोल्ड अवार्ड और 6 सिल्वर अवार्ड दिया गया है। एग्री स्टैक क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एआई बेस्ड जो कि जो फार्मर्स हैं उनको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि फार्मर्स के अमंग अवेयरनेस बढ़ाना, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन है, मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हैं ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ की फार्मर्स जा सकते हैं और अगर उनको फाइनेंस मतलब क्रेडिट की ज़रूरत है, उनको लोन की ज़रूरत है, तो क्या प्रोसीजर है, उससे रिलेटेड क्या हेल्प उनको मिल सकता है,
उस प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि अभी मानसून का सीजन है, तो अभी वर्षा होगी, तो महीने में कितनी वर्षा होगी, कौन सा क्रॉप आपको लगाना चाहिए। ऐसे तो फार्मर्स जानते हैं ट्रेडिशनल क्रॉप जो लगाया जाता है, जैसे कि अभी मानसून है तो पैडी का सीजन है, बट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाती है तो जो बारिश होगी उसके अनुसार कौन से क्रॉप्स लगाने चाहिए, सॉइल में मॉइस्चर कितना होना चाहिए और किस तरह से चेक करना चाहिए। उसके बाद मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो एग्रीस्टैक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ की फार्मर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह मिलता है, तो इसने अच्छा काम किया है। सो इस वजह से इसको गोल्ड अवार्ड मिला है। उसके बाद ई जागृति, ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है और कंज्यूमर से रिलेटेड अगर कोई ग्रीवेंस है तो आप जा करके इस पोर्टल पे लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद महाकुंभ, जो यूपी में कुंभ हुआ था प्रयागराज में, उसके दौरान इस पोर्टल को ट्रैफिक मैनेजमेंट और जो क्राउड मैनेजमेंट इसमें यूज किया गया था, सो इसको गोल्ड अवार्ड दिया गया है। उसके बाद केरला से एक रिलेटेड इंस्टीट्यूट है जो कि ब्लड बैंक से रिलेटेड जो सर्विसेज है उसके लिए ये बनाया गया था, जिसमें कि ब्लड जो है, जब आप जानते होंगे कि ब्लड जब डोनेट किया जाता है तो उसको जिस स्पॉट में रखा जाता है उसको टैग दिया जाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, ताकि वो ब्लड जो है वो जब ट्रांसफ्यूज किया जाता है, मतलब किसी पर्सन के काम में आता है, तो उसके लिए उसको स्टोर करके रखा जाता है। तो जब ब्लड डोनेट करते हैं आप, तो पहले तो स्टोर होता है, फिर जब काम आता है तो वो जो है एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जो कि ब्लड बैग जो भी डोनेट किया गया है उसको ट्रेस किया जाता है, पूरा डेटा उसमें रहता है कि कौन सा ग्रुप, ब्लड ग्रुप, नंबर, ये सारा डेटा जो है उसमें अवेलेबल होता है और वहाँ वो कहाँ स्टोर्ड है, ताकि जब किसी को ज़रूरत पड़े, अकस्मात ज़रूरत पड़े, तो जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचाया जा सके। उसके बाद ई संजीवनी, ये मेडिकल से रिलेटेड एआई इनेबल्ड टूल है जो कि जो डॉक्टर्स हैं उनको असिस्ट करता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी को अगर कुछ जो अगर वायरल फीवर होता है तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं जब आप डॉक्टर को बताते हैं, तो डॉक्टर जो है इन एआई टूल्स की मदद करके उसमें पता लगाते हैं कि ये फीवर जो है किस सिम्टम से, मतलब वैसे तो अगर डॉक्टर अगर चेक करते हैं तो वो अपने आप एक्सपीरियंस से उसको चेक करते हैं, बट एआई की मदद से जो वायरल अगर चल रहा होता है तो उसमें जो मिस्टेक करने की चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं इस तरह के डायग्नोसिस से। सो ई संजीवनी जो है मेडिकल असिस्टेंट के रूप में काम करता है। उसके बाद केरला में कोर्ट केस को मैनेज करने के लिए एक जो पोर्टल बनाया गया है, वो जो है उसको ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, एग्री स्टैक, ई जागृति, ई संजीवनी। सो ये सब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और ये अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।